नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यह सीरीज आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अभी तक प्रैक्टिस सेट के 23 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 जो खिताब है यह किसने जीता है? हाल ही में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है दिसंबर 2024 में किया गया था संतोष ट्रॉफी का, तथा यह जो संतोष ट्रॉफी है यह फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यह संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में इसका जो आयोजन है तेलंगाना में किया गया था, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट था 2024 का, इसको जीता किसने है? तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन है? पश्चिम बंगाल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तथा जो संतोष ट्रॉफी है यह फुटबॉल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स का है, खेल से रिलेटेड। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 पुरुष वर्ग का जो खिताब है किसने जीता है? तो हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 पुरुष वर्ग का जो खिताब है यह जीता गया भारत के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब जीता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में यह जो खो खो विश्व कप 2025 की प्रतियोगिता हुई थी इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का विजेता भारत था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोनों में ही, पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का खिताब जो है भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो नेपाल देश को हराकर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका जो आयोजन स्थल था खो खो विश्व कप 2025 का, यह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 के मध्य जो है खो खो विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी के नाम यह खिताब है। तथा यह इन्होंने किस प्रतियोगिता में यह ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीता था। सिडनी का जो ओलंपिक खेल हुआ था 2000 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इस डिटेल को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
हाल ही में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी को पता होगा पहली बार यह वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहली बार जो है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया। तो इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी कब किया गया? तो 24 जनवरी 2025 को। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके जारीकर्ता हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तो इनके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। तथा इसका यह पहला संस्करण है और इसके पहले संस्करण में जो पहला स्थान है किसको दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा को जो है इसमें पहला स्थान दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा जो है पहला स्थान पर इस सूचकांक में है। वहीं दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पे गोवा है, चौथे स्थान पे झारखंड है और पांचवें स्थान पे गुजरात है इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि संस्था के द्वारा यह वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। संस्था का नाम अगर पूछे तो नीति आयोग हो जाएगा और जारीकर्ता का नाम पूछे तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। इसका पहला संस्करण जो है जारी किया गया 24 जनवरी 2025 को। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके पहले संस्करण में जो पहला स्थान है इस सूचकांक में उड़ीसा को दिया गया, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को दिया गया, तीसरे नंबर पे गोवा है, चौथे नंबर पे झारखंड है और पांचवें नंबर पे गुजरात है इस वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वह किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का कुल अनुपात कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1925 यानी कि ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको जो है नाम दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने इसको क्या नाम दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो काकोरी ट्रेन एक्शन है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है यह जो है काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था। और इसके दौरान जो ट्रेन थी उसको जो है लखनऊ से थोड़ा सा पहले एक जगह पड़ती है काकोरी, वहीं पे ट्रेन में लूटपाट की गई कि अंग्रेजों के द्वारा जो ट्रेन ले जाई जा रही थी इसमें बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था, खजाना था, उसी खजाने को लूटा गया था इसी काकोरी ट्रेन एक्शन में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिलान करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ संगठन दिए गए हैं और उनका संबंध दिया गया किससे है। तो आइए देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन, इनका संबंध हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज से, यानी कि ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। केशव चंद्र सेन का संबंध भारतीय ब्रह्म समाज से है। दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और सी का आत्माराम पांडुरंग का संबंध हो जाएगा प्रार्थना समाज से, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां का संबंध हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन से, यानी कि डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है यह किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है यह किया गया था जो है चंदेल राजपूत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में यह मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं
आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने को मिल जाएंगे। और जो चंदेल शासक थे, इन्हीं के द्वारा जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कोबोल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो लोटस है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य में आपको सबरीमाला टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है यह राज्यसभा के पास है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के पास जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की जो उपाधि है किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आर्टिकल भी हम कहते हैं, और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है? तो मिनिमम जो लिंगानुपात वाला स्टेट है वह हरियाणा था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। राइट आंसर देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है? शुक्र को सांझ एवं भोर का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या है? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड जो है शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा? जो क्षुद्र ग्रह हैं यह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ संविधान का भाग दिया गया है और उनका स्रोत दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची को हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह लिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? मूल अधिकार को हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया है, यानी कि आपका बी का वाला भी सही है। मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली को हमने जर्मनी से लिया हुआ है, जो कि गलत दिया गया। यहाँ पे जर्मनी से नहीं लिया है, बल्कि हमने इसको लिया है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा। तथा इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं यह जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर संविधान है, वहाँ से जो इमरजेंसी के प्रावधान थे हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
राउओल्फिया सरपेटाइना किसका वानस्पतिक नाम है? राउओल्फिया सेरपेटाइना जो है किसका वानस्पतिक नाम है? तो सर्पगंधा का यह वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चेचक रोग किसके कारण होता है? जो चेचक रोग होता है यह किसके कारण होता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरिओला विषाणु के कारण जो है चेचक रोग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरिओला विषाणु, यहाँ पे यह एक विषाणु होता है, यह एक वायरस होता है। तो इसी वेरिओला वायरस के कारण ही चेचक नामक जो रोग होता है यह फैलता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो चेचक जो है एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग की बात हो रही है। क्षय रोग को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो टीबी जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है क्षय रोग यानी कि टीबी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसकी सिफारिश पर? तो केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त होता है, जो फाइनेंस होता है, उसका जो बंटवारा होता है यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई की स्थापना जो है कब की गई, मतलब कब की गई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना है यह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी तथा इसका जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार का सटोरिया नहीं है? तो शेयर बाजार का इसमें से सटोरिया कौन नहीं है? तेजड़िया होता है, मंदड़िया होता है, स्टैग होता है, लेकिन दलाल जो होता है शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दलाल जो है शेयर बाजार का सटोरिया नहीं होता है। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी कि छड़ का अनावरण किस देश ने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोने की सबसे बड़ी जो बार है, जो छड़ है, इसका जो अनावरण है यह किस देश के द्वारा किया गया दिसंबर 2024 में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी कि छड़ का अनावरण किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है? तो दूध को मथने से जो क्रीम अलग होती है वह अपकेंद्रीय बल के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। दूध को मथने पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो क्रीम है वह अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम स्कीमिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईसीजी किसके गतिविधि को दर्शाता है? जो ईसीजी का परीक्षण होता है यह किसकी गतिविधि को दर्शाता है आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉमन से ये देखने में प्रश्न होते हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ईसीजी का परीक्षण होता है यह किसके लिए किया जाता है? तो ईसीजी यह आपका हृदय की जांच जो है इसके अंतर्गत की जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हृदय यानी कि हार्ट की जो जांच होती है यह ईसीजी के अंतर्गत की जाती है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसका पूरा नाम होता है, और यह जो है हृदय के गतिविधि को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं मस्तिष्क से संबंधित जांच को हम बोलते हैं ईईजी, इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा। ईईजी जो होती है इसके अंतर्गत जो है मस्तिष्क की जांच की जाती है। ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे
पहला लिखित संविधान किस देश का, यानी कि विश्व में वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के पास जो है पहला लिखित संविधान बना था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विश्व में पहला जो लिखित संविधान है यह अमेरिका ने तैयार किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारे देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, और यह जो है आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो इस ज्वालामुखी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में है, और इसी माउंट ईबू ज्वालामुखी में 11 जनवरी 2025 को विस्फोट देखने को मिला था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसमें से वह कौन सा तत्व है जो उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। दिए गए ऑप्शन में से जो पोटेशियम है यह उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला एक तत्व है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्वों का प्रयोग भी उर्वरकों के यानी कि फर्टिलाइजर्स के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है यह सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। तो मयूरभंज का जो छऊ नृत्य है इसको हम युद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छऊ नृत्य को युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो जो जैमिनी रॉय हैं यह एक प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध ये चित्रकार थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल है कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो राज्यसभा है यह एक परमानेंट हाउस है, यानी कि अस्थाई सदन है। इसको जो है कभी भी विघटित नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह एक अस्थाई सदन है जिसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तथा जो राज्यसभा होता है इसके प्रधान सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। महाबलीपुरम के जो फेमस टेम्पल्स हैं इनका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा जो है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो एक पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह देव वर्मन प्रथम, इन्हीं के द्वारा जो है महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह बनवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव वंश। और पल्लव वंश के किस शासक के द्वारा, तो राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा। यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था।
इन मंदिरों को जो है रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली में जो विजय घाट है किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके एनटीपीसी की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।